कैसे हैं आप लोग। हम लोग वीडियो आज थर्ड पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। हम लोग लास्ट के क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा ठीक से, है ना। सही से रिवाइज करना है। और यहाँ पे कोई देखो, ये कोई सिलेबस नहीं है पर्टिकुलर, ये 12th का सिलेबस है या 11th का है। मतलब किसी भी तरह के स्टूडेंट, यानी 8th 7th क्लास के बाद का 12th क्लास तक, है ना, कि किसी भी तरह के स्टूडेंट को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़े हैं हमसे तो, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एकदम अनमैच्ड होगा, और ये किसी एक जगह किसी बुक में सब कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग चूँकि बहुत सारे बुक और बहुत सारे एक्सपीरियंस के आधार पे एक साथ कलेक्ट करके हम चीज़ें बता रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो चीज़ का यूज़ होता है जेईई के सिलेबस तक पढ़ने में, जो बेसिक टर्म्स है जिसके कारण क्वेश्चन फंसता है, दिक्कत होता है बनाने में, वो सारे टर्म्स को हम जो है क्लियर कर दे रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स का जो हम शायद 8-9 लेक्चर लेते हैं या 10 लेक्चर जो भी हो, क्योंकि यहाँ तो लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है। क्लास में 2 घंटे या पौने 2 घंटे का लेक्चर होता है, यहाँ 1 घंटे के आसपास का होता है, तो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। तो जो भी लेक्चर हम बेसिक मैथमेटिक्स में लेंगे वो सब आपको पूरे होल लाइफ आपको जो है हेल्प करेगा वो, ठीक है। जहाँ कभी मैथ्स आएगा तो मैथ्स के लिए वो बूस्टर काम करेगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सिलेबस में एक आध चैप्टर अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स को एकदम ज़रूर पढ़ना चाहिए सभी को। मान लीजिए किसी को एक चैप्टर नहीं पढ़ा, सपोज सीक्वेंस सीरीज या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है जेईई में, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो वो पूरे सिलेबस में हर चैप्टर में उसका यूज होगा। तो जो 25 क्वेश्चन पूछता है सभी पे खतरा मंडराएगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे सही से, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में आपको 2 होमवर्क दिए थे, ठीक है। एक ऐसा एक क्वेश्चन था, एक और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दे रहे हैं और उसके आगे हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क। फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर्स फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 50। ये क्वेश्चन था हमारा। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत सारा फैक्टर। अकेले एक फैक्टोरियल 10 के बारे में हम डिस्कस किए थे और बताए थे कि लगभग 34 से 35 लाख के बीच उसका आंसर आता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 11 भी इसके अंदर है, फैक्टोरियल 12 भी है, फैक्टोरियल 49 भी है, फैक्टोरियल 50 भी है। मतलब सारा डॉट दिया ना बीच में, मतलब 50 तक का कंसेक्यूटिव सारा है ना। तो अकेले एक ना, वैसे फैक्टोरियल 50 का वैल्यू निकालना एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कर है सभी का ऐड करके और तब लास्ट डिजिट, तो ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना हम लोग। हम लास्ट क्लास से पढ़े थे कि नंबर ऑफ जीरो, है ना, लास्ट में कितना जीरो निकलता है किसी नंबर का, वो निकालने का फास्ट मेथड आप लोगों को बताए थे। और उसमें ये था कि 2 और 5 का जितना पेयर होता है उतना ही जीरो होता है किसी नंबर के लास्ट में, किसी फैक्टोरियल को सॉल्व करने में उसके लास्ट में नहीं। तो बेटा, और एक फास्ट मेथड बताए थे कि 2 का संख्या हमेशा चूँकि 5 से ज़्यादा होता है तो पेयर निकालेंगे तो पेयर में 5 रोल करेगा। तो यानी कि जितना संख्या में 5 होगा तो 5 का संख्या निकालना, नंबर ऑफ 5 निकालना किसी फैक्टोरियल के अंदर, वो क्या इंडिकेट करता है, एक्सपोनेंट ऑफ 5। वो पढ़े थे हम लास्ट क्लास में, नहीं। तो यानी कि किसी भी फैक्टोरियल का एक्सपोनेंट ऑफ 5 ये डिसाइड करेगा कि कितना जीरो उसके अंदर है, नहीं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो आया था, नहीं। फैक्टोरियल 5 में क्या होगा, 1 जीरो होगा, चूँकि वहाँ 1 टाइम्स 5 है। फैक्टोरियल 6 में भी 1 ही जीरो होगा क्योंकि 1 ही 5 है। फैक्टोरियल 7 में 1 जीरो होगा, यानी 9 तक में सिर्फ 1 जीरो होगा। और फैक्टोरियल 10 में डबल जीरो होगा, फैक्टोरियल 14 तक के नंबर्स में। फिर फैक्टोरियल 15 से ट्रिपल जीरो स्टार्ट होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 15 में 5 का संख्या यानी एक्सपोनेंट ऑफ 5 3 आ रहा है। फैक्टोरियल 19 तक में ऐसा ही आ रहा है, 19 तक में नहीं।
तो वहाँ फैक्टोरियल 15 से लेके फैक्टोरियल 19 तक में 000 लास्ट में रहेगा, वैल्यू जो भी रहेगा लेकिन लास्ट में 000 रहेगा। फिर फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24 तक में लास्ट में 4 टाइम्स 0 रहेगा। तो हमको उतना से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट पूछ रहा है। तो जहाँ से जिस नंबर से 0 आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके आगे नहीं देखना है, पीछे तक ही ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो अगर 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या देगा, 3 ही देगा। 7 में 0 ऐड करेंगे तो क्या देगा, 7 ही देगा। 7 में 1,00,000 बार अगर हम 0 ऐड कर दें तो क्या 7 ही होगा। किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटा 3 में तो कोई भी 5 नहीं है, फैक्टोरियल 4 में भी कोई 5 नहीं है। फैक्टोरियल 5 में 1 टाइम्स 5 है, उसका वैल्यू भी निकालोगे तो 120 आता है, इसलिए 1 0 है। फैक्टोरियल 5 के बाद सारे में फैक्टोरियल 50 तक में सब में लास्ट में तो 0 रहेगा ही ना। किसी में लास्ट में 2 ठो 0, किसी में 3 ठो, किसी में ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन 0 तो रहेगा ही फैक्टोरियल 5 के बाद। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 तक का जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जो लास्ट डिजिट रहेगा वही अंतिम तक मेंटेन रहेगा। ठीक है, वही करने जा रहे हैं। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 है ना, इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ नंबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 तक ही। फैक्टोरियल 5 से तो 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। अब 50 तक रहे कि ये 100 तक रहे कि 30 तक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टोरियल 4 तक में जो लास्ट डिजिट आएगा वही अंतिम तक मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या हो गए, ऐड करोगे तो 1 + 2 + 6 + 24, नहीं ब्रैकेट देते। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर कितना दिया बेटा, ये 1 2 3 + 6 9 + 24 कितना हो गया 33। अब 33 के लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 3 इज इक्वल टू 3, यही आंसर। और ये फिक्स है, ये 5 4 के बाद जितना भी नंबर तक लेंगे ना सब में 3 ही आएगा। और इस पर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और आ सकता है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो जब लास्ट 2 डिजिट रहेगा तो फैक्टोरियल 9 तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 10 से 00 शुरू होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 9 तक हम ऐड कर सकते हैं और जो भी लास्ट डिजिट मेंटेन, लास्ट 2 डिजिट उसका भी लास्ट डिजिट तो 3 ही रहेगा। सेकेंड लास्ट डिजिट सोचना पड़ेगा हमें, तो वो जल्दी ही कर सकते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेटिव इससे ज़्यादा होगा वो। ठीक है, खैर चलिए एक और होमवर्क का क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम इसमें ट्रिपल स्टार दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 10। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको अगर दे दे कि भाई आप जो है ना 5 लाख और समथिंग का फैक्टर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छोटा नंबर का तो हम लोग निकाल लेते हैं, सोच के निकाल लेते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर दे देगा, लार्ज नंबर, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना हमारे लिए आसान काम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर हम बताए थे शायद 270 है ना, नहीं बताए थे, आ जान लो। तो अब 270 फैक्टर्स को काउंट तो नहीं कर सकते ना बेटा एक एक करके, तो प्रोसेस होना चाहिए कुछ ना कुछ इसका। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टोरियल 10 को अगर तुम ब्रेक करोगे तो क्या देगा, 10 9 ऐसे किए भी थे पहले हम, 8 7 6 5 4 3 2 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, लिखने को फायदा नहीं है। ठीक है, 10 को ब्रेक करो, 5 × 2 9 3 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब, 7 6 2 × 3 और 5 तो 5 ही है, 4 2 की पावर 2 3 और 2। तो आप सारा 2 काउंट करो इसमें। ठीक है, देखो 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, 2 की पावर 8 आपको याद भी होगा, बताए थे पहले। 3 काउंट करो, 2 1 3 1 4 यानी 3 की पावर 4। 5 काउंट करो, 1 2 और 7
एक बार है। तो ये टोटल प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कभी कभी इसमें देता है कि एक्सक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, क्योंकि हर नंबर का फैक्टर एक 1 तो फिक्स है, होता ही है, और एक खुद वो नंबर होता ही है, उसको एक्सक्लूड कभी कभी कर देता है। तो हम यहाँ ये बता देते हैं कि ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं ट्रिक, उसमें इंक्लूडिंग रहेगा ये दोनों, ठीक है। और जो ट्रिक है यहाँ एकदम फोकस करो, चूँकि बेटा हम बताए थे पिछले क्लास में प्राइम नंबर, प्राइम मतलब क्या होता है, बेसिक, नहीं नाम से भी स्पष्ट है, वर्ड से। कंपोजिट, कंपोज मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे गाना को कंपोज करता है या रिमिक्स बनाता है, तो दो गाना या दो सॉन्ग को एक साथ अटैच करता है, कुछ इस तरह करता है, तो कंपोज करना हो गया। मतलब दो सिस्टम, दो मशीन अगर साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देना तो कंपोजिशन कहलाता है वो, ठीक है। तो यानी जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर से ही बनता है, प्राइम का अपना अस्तित्व है, लेकिन कंपोजिट नंबर का जो फॉर्मेशन है वो प्राइम नंबर से बनता है, इसलिए उसका नाम भी है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सबको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिए, देखो 2, 3, 5, 7, और तो कोई होगा नहीं इसमें, भले पावर्स जो भी हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स बनेगा वो प्राइम के कंपोजिशन से ही बनेगा। तो 2 भी एक फैक्टर हो सकता है, 2 × 2 4 भी हो सकता है, जो भी प्राइम का कंपोजिशन होगा वो सब का सब फैक्टर बनाएगा, ठीक है। तो ट्रिक इसका ये है, जो पावर्स है ना इसका प्राइम नंबर का, उसमें 1 ऐड कर करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या होगा, 8 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 7 की पावर 1 है ना, तो 1 + 1, ये हो गया 9 इंटू 5, 3 इंटू 2, 6 इंटू 5, 30 इंटू 9, 270। कितना फास्ट हो गया सोचो। एक बार और बता देते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर देगा तो उसको फैक्टराइज करके स्मॉलेस्ट पार्ट में फैक्टर्स ब्रेक कर देंगे ना, प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे उसको, और जो जो पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर करके और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फटाक निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पर हम एक छोटा एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, जिसको हम एक एक करके भी अभी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि 270 कैसे हो रहा है। हम इस कारण से एक छोटा नंबर लेते हैं जिसका कि हम लोग गिन भी सकें कितना फैक्टर हो रहा है, गिनती से भी निकाल सके और इस ट्रिक से भी निकाल सके, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम एक और एग्जांपल इस पर देते हैं फैक्टर। हम लोग देखते हैं एक छोटा एग्जांपल, ठीक है, ताकि हम उसका समझ सकें फार्मूला से। वैसे 100 है बेटा, तो 100 का अगर आप फैक्टर्स निकालते हो, क्या निकालना है इसका, फैक्टर्स, तो क्या सब होगा बताओ, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। काउंट करो तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 फैक्टर्स है 100 के। अब इसी को हम ट्रिक से बताते हैं, जो ट्रिक हम पहले पढ़े थे। नाउ इसी को बाय ट्रिक समझते हैं, जो ट्रिक हम पढ़े थे उसे फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो 100 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर से ब्रेक करना है। 2 × 2 × 5 × 5, क्या, तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। टोटल फैक्टर्स क्या हो गया, 2 + 1, पावर देखना है, और 5 की पावर भी 2 है तो 2 + 1, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। देखो इधर से 9 था ना, तो छोटा नंबर था तो मान लो हम गिन दिए। अब फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 35 लाख के आसपास होता है कैलकुलेट करने पे, तो सोचो कैसे गिनेंगे। ऐसे भी उसका आंसर कितना है, 270। तो 270 फैक्टर्स को क्या ऐसे गिन सकते हो आप, दिन भर में भी शायद कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भी चांस रहेगा, नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन फैक्टर पे देख लेते हैं हम। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये और बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। एक्सक्लूडिंग 1 एंड द
नंबर itself, हाँ, ऑफ द नंबर फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 15 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। जो फार्मूला बताया है, ट्रिक बताया है, वो 1 और इटसेल्फ इंक्लूडिंग के लिए होता है, और अगर एक्सक्लूडिंग रहेगा तो हम 2 माइनस कर देंगे, एक 1 और एक इटसेल्फ, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब कितना, अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरबों खरबों में इसका रिजल्ट होगा फैक्टोरियल 15 कैलकुलेट करने पे, ठीक है। तो फैक्टर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फैक्टोरियल 15 लिखते हैं। 15 इंटू 14, 13, 12, 11 इंटू फैक्टोरियल 10 तो हम पीछे करे ही थे, नहीं, उसको कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से। 15 तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, 2 इंटू 7, 13 तो ब्रेक होगा नहीं, 2 की पावर 2 इंटू, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करना है प्राइम नंबर, 11, और फैक्टोरियल 10 तो हम पहले पढ़ चुके थे, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर कितना 2 और 7। अब सबको एक साथ करो, सारा प्राइम नंबर। तो 2 कितना है देखो, 8, 2 10, 1 11, यानी 2 की पावर 11 है। 3 कितना है देखो, पहले से कितना 4 था, एक 5, एक 6, 3 की पावर 6 आ गया। 5 काउंट करो, पहले से 2 था, एक और बढ़ गया है, तो 5 की पावर 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया। 7 भी एक और बढ़ गया, पहले से एक था, एक और आ गया, 7 पावर 2, 11 और 13, ये स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक हो गया। और सारा खेला प्राइम नंबर पे होता है, प्राइम नंबर में हम ब्रेक कर दिए, 2 3 5 7 11 13 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, इसी से सारा फैक्टर्स बनेगा, ठीक है। इसका तो हजारों में आंसर होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर itself इज इक्वल टू, तो बेटा हम ट्रिक पढ़े थे अभी, क्या ट्रिक पढ़े थे कि जो पावर्स है उसमें 1 ऐड कर दो, 11 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू, कितना फास्ट है सोचो, ये कितना होगा। और ये एकदम जनरल यूज़ का चीज़ है, कैलकुलेशन हमेशा काम पड़ता है फैक्टर्स के बारे में निकालने के लिए, ठीक है। पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1, इसमें पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1। और देखो एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है, तो 2 माइनस करोगे, क्योंकि जो ट्रिक है यहाँ तक का वो इंक्लूडिंग होता है 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो हर नंबर का फैक्टर होता है, नहीं, तो वो दोनों को कह रहा है कि माइनस कर देना है, तो इसलिए 2 माइनस कर दिए हम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, ये हो गया 12, 12 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2। तो कैलकुलेट करो, ये हो गया 12, सॉरी 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48 इंटू 7 48 इंटू 7, तो हो गया 336। 48 इंटू 7 करोगे 6 हो गया, और ये 28 और प्लस 5 336, सही बोले थे। अब 336 में 12 मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 6 72, और 12 इंटू 3 कितना 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 43, और ये हो गया तुम्हारा 36 प्लस 3 39। एक बार और देख लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 72 का 7, और 12 टू 3 हो गया 36, और प्लस 7 43 का 3, और 4 बच गया हमारा, 12 इंटू 3 36 प्लस 4 40, यानी 4032 4032 आ गया माइनस 2, तो 4030 सीधा आंसर। देखो 4030 इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अब सोच के देखो कि क्या इसको हम बिना इस ट्रिक के बना सकते थे,
और संभव था नहीं बनाना। तो बेटा जब ओलंपियाड या NTSC सब के एग्जाम दोगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है ना, ट्रिक वाला सब, तो इसको आप अच्छे से समझते जाना और इसका बाद में भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम नंबर सिस्टम में और आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं, नोट करिए। बेटा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के अंदर ही, और IIT के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ये समझ लो कि कैलकुलस सब या कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें हर चैप्टर में रैशनल इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और मज़े की बात यह है कि नॉलेज नहीं होने के कारण बच्चे बना नहीं पाते हैं अच्छा स्टूडेंट, जो टारगेट के स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स भी। और आप लोग भी फील करोगे कि रैशनल इरेशनल में कितना कुछ पढ़ने का नीड था। और आप लोग याद करो जब हम पहला क्लास पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को लग रहा होगा यार ये सब चीज़ तो एकदम हम लोग 5-6 में पढ़े थे, नंबर्स, प्राइम, ये क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब, लेकिन आप देखो कितना ऊपर लेवल तक पहुंचा। तो हम कोई भी चीज़ को अगर स्टार्ट करेंगे तो एकदम स्टार्ट तो होगा एकदम आपको 5-6 स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, और वो धीरे धीरे ना जितना टॉप लेवल तक कॉन्सेप्ट है सब उससे हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो वही एक तरीका है और इसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। ऊपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और गलत पढ़ने से भी आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ अगर आप गलत जानते हो तो आगे उसका यूज हर जगह होता है, तो वहाँ भी आप गलत यूज करोगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, फंसेगा। तो हम जितना ही जाने, मेरा ये पर्पस होना चाहिए कि जितना ही कॉन्सेप्ट हमारे अंदर हो वो परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें कुछ गलत ना हो। तो अगर ऐसा हम लोग करके पढ़ाई करेंगे तो हम लोग एक परफेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि IIT JEE में मात्र 30 या 35% आप सही बनाओगे क्वेश्चन तो आपका रिजल्ट हो जाएगा IIT में। सोचो 35% से रिजल्ट स्टार्ट, आप 40% बनाओगे या 50 बनाओगे तो अच्छा रैंक आएगा और अच्छा रैंक आएगा, बट रिजल्ट होना स्टार्ट आपका 35% से ही हो जाता है। तो कितना कम बनाना पड़ता है। तो हम लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज क्वेश्चन के अंदर होगा। अगर हम लोग अच्छा से मेहनत करेंगे और सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो हम लोग IIT का जो क्वेश्चंस होता है तो 40-50% तो ऐसे ही हम लोग बेसिक के चलते, बेसिक की हेल्प से बना सकते हैं। बाकी चैप्टर्स भी पढ़ेंगे हम लोग 11th और 12th का तो और ज़्यादा सपोर्ट उसको करेगा, ठीक है। तो आप ये समझना कि बहुत सारा क्वेश्चन इसके लिंक का रहता है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिंक का, ठीक है। और हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, है ना। तो हेडलाइन देते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप सभी रैशनल नंबर का डेफिनेशन बचपन से ही जानते हो। अगर किसी को पूछते हैं तो भाई बोलता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे आप पढ़े भी थे स्टार्टिंग में, अगर 7th-6th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो इतना ही पढ़े होंगे आप, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, हाँ, कॉल्ड रैशनल नंबर। या हिंदी वाले लोग पढ़े होंगे P/Q के रूप वाले नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। रैशनल का हिंदी में नाम परिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा तो ये पता चला कि 5/0 अगर हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि P/Q की फॉर्म में होगा और रैशनल हो जाएगा, तो अगर की का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डेफिनेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट था। तो जब हम आगे की क्लास में बढ़े तो ये इंक्लूड किए कि भाई Q जो है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये संभव है। ये डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन था P/Q की फॉर्म वाला नंबर रैशनल है, उसमें एक इंक्लूड हो गया नॉलेज बढ़ने के बाद, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताओ कि 5 यानी किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे अनडिफाइंड क्यों हो जाता है, क्या कारण है, क्या कारण है किसी नंबर को हम 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लो आपके पास 5 फ्रूट्स है और 5 फ्रेंड्स में बांट के खाना है, तो कितना कितना होगा सबको, एक एक फ्रूट्स मिलेगा 5 फ्रेंड्स को। और अगर नहीं बांटना है, 5 फ्रूट्स आपके पास है और किसी को नहीं बांटना है, तो इसका मतलब 1 पार्ट में ऑलरेडी वो बटा हुआ है, नहीं। तो आप देखते हो किसी नंबर में जैसे 5/1, तो इसको हम लोग 5 लिखते हैं। किसी नंबर में 1 से ऑलरेडी डिवाइड रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। हर नंबर में 1 से ऑलरेडी पहले से डिवाइड, 1 पार्ट वो अपने आप में मेंटेन है,
अब सोच के देखो, डिवाइड करना मतलब क्या होता है कि डिवाइड कर रहे हैं तो वो इतना पार्ट में बट गया और दिखना चाहिए। अब सोच के देखो कि अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं 5 में, 0 से डिवाइड करना मतलब एक आश्चर्यजनक चीज़ लगेगा यार, 0 से डिवाइड मतलब अगर आप डिवाइड किए तो वो ऐसा हुआ किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, मतलब फ्रूट्स जो है आपका इन्वर्स से गायब हो गया, जो आप रखे थे टेबल पे बांटने के लिए वो वहाँ से विलुप्त हो गया, मैजिक हो गया 0 से डिवाइड करने पे। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिक्स में क्या संभव है बताओ, किसी थिंग्स को हम 0 पार्ट में बांटे, मतलब किसी पार्ट में नहीं बांटे तो एक पार्ट तो ऑलरेडी है ना, 0 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं, दैट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी कारण किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए ये सब। देखिए आप लोग 4th 5th क्लास में पढ़े थे शायद, और कितना इंपॉर्टेंट है ये, IIT में हम लोग अक्सर यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और मज़े की बात ये है कि बच्चे हमेशा गलत बनाते हैं क्वेश्चन। तो बेटा हम ये बता रहे थे कि 0 से डिवाइड करना क्यों अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं जो कि हम लोग अंडर 10th की क्लास में, शायद 4-5 क्लास में पढ़े थे, और कितना इंटरेस्टिंग बात है देखिए कि हम लोग अभी तक उसके बारे में अच्छा से नहीं जानते हैं। जैसे देखिए आप अगर ऐसा लिखते हैं 4/-2, ठीक है, 4/-2, तो इसका वैल्यू क्या होता है, -2 होता है। आप तुरंत लिखते हैं, एकदम सही बात है, -2 होगा भी, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप ये स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं तो गलत है। आप लोग अगर अंडर 10th के क्लास में 5-6 क्लास में बारीकी से पढ़े होंगे NCERT को, या जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट का, जो लोकल बुक सब होता है, साइड बुक होता है, उसमें उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता है। जो NCERT बुक होता है ना, उसमें काफ़ी अच्छे लोग होते हैं उसके राइटर में, तो वो लोग सब कुछ को एक्सप्लेन करते हैं क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग ये देखे होंगे कि जो 4/-2 है ना, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा जाता था 4/2, और तब -2 लिखता था, ठीक है। तो ये स्टेप को हम लोग स्किप करके डायरेक्ट -2 लिखते हैं, जबकि गलत है, एकदम अनडिफाइंड चीज़ है। किसी भी नंबर में हम डायरेक्ट -2 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी हम बताए थे, मान लीजिए 4 फ्रूट्स है, क्या ये पॉसिबल है कि -2 पार्ट में डिवाइड करें उसको? संभव ही नहीं। मतलब नेगेटिव नंबर से डायरेक्ट डिवाइड किसी नंबर में करना ही अनडिफाइंड है। जैसे कि 0 से डिवाइड करना अनडिफाइंड है, वैसे ही नेगेटिव नंबर से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए ये स्टेप लिखा गया था, ठीक है। तो माइनस को बाहर निकाल लिए, 4/2 चूँकि 2 होता है तो -2 हो गया, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात था, किसी भी नंबर में हम नेगेटिव नंबर से और 0 से डिवाइड डायरेक्ट नहीं करते। हालांकि नेगेटिव से हम अगर ये डायरेक्ट भी लिखते हैं तो गलत नहीं होता, ये संजोग की बात है, लेकिन ये डिवाइड करना गलत है। 4/-2 एग्जैक्टली लिखना गलत होता है, ठीक है। इसी कारण ये स्टेप पहले लिखता है, उसके बाद ये स्टेप आता है। चलिए खैर, हम अभी डेफिनेशन कर रहे हैं कि जब हम रैशनल नंबर स्टार्टिंग में पढ़े थे तो सिर्फ क्या पढ़े थे, P/Q को फॉर्म वाला नंबर रैशनल नंबर है। थोड़ा ज्ञान और बढ़ा तब देखिए कि Q≠0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब आपको बताते हैं, अगर आप यहाँ तक ही जानते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग डेफिनेशन बोलता है, तब भी आप गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप √3/2 लिखते हैं, देखिए आपके डेफिनेशन को ये भी फॉलो कर रहा है, P/Q के फॉर्म में और Q≠0 है। क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये तो इरेशनल नंबर है, √3 लगा हुआ है ना। तो अगर हम डेफिनेशन को इनकम्प्लीट रखते हैं यहाँ तक, जो कि हम लोग अंडर 10th के क्लास में पढ़ते थे, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q≠0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, तो ऐसा नंबर इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नंबर भी आ जाएगा, मेरा ये कहना है, ये नंबर भी इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसको भी रैशनल कहना पड़ेगा हमें, जबकि ये रैशनल है नहीं, इरेशनल है। तो अब क्या नीड है, आप लोग गैस करो। इस डेफिनेशन में ऐड करने का नीड है कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। ये आप लोग जानते होंगे अभी तक। यहाँ तक तो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है वो यहाँ तक बताता है डेफिनेशन। फिर से कंप्लीट करते हैं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q≠0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स कॉल्ड रैशनल नंबर। तो आप भी शायद जो भी लोग वीडियो देख रहे हो वो इसके आगे कुछ नहीं जानते होंगे इसमें, ठीक है। अब हम इसमें बताते हैं आपको, देखिए कि यहाँ तक में भी रैशनल नंबर कैसे गलत है, कैसे हम इसको गलत प्रूफ करते हैं, मतलब कुछ और इस डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए था। जैसे कि आप देखिए 3/2 कोई नंबर है, तो P/Q फॉर्म है, Q�not = 0 है और दोनों इंटीजर भी है, कंडीशन मेंटेन है।
अगर हम एक नंबर ऐसा लिखते हैं 6/4, देखिए ये भी पी के फॉर्म में है, क्यू नोट 0 है और दोनों इंटीजर भी है, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम ऐसा नंबर लिखते हैं 12/8, ये भी है, इसी में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है, जितना लिखे हैं उतना ये तीनों नंबर फॉलो कर रहा है, जबकि तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है, इक्वल है। अगर हम एक जो नया चीज़ बताने वाले हैं वो नहीं इंक्लूड करें तो इसका मतलब सारा नंबर एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएगा, यानी 3 = 6, 6 = 12, 3 = 12। सोचो अगर ऐसा हो जाए कि मैथमेटिक्स में नंबर्स का वैल्यू ख़त्म हो जाए, मतलब जो सारा नंबर्स है ना उसका वैल्यू सेम हो जाए, 2 का वैल्यू 5 के बराबर, 5 का वैल्यू 7 के बराबर, तो सोचो क्या होगा दुनिया का हाल। मतलब एक तरह से हम एक घंटा भी नहीं सर्वाइव कर सकते। मतलब एक होता है ना कि चलो हम आगे के कुछ काम जो है ना वो नहीं कर सकते, बहुत हर चीज़ तो काउंटिंग पे डिफरेंट है ना बेटा। जैसे आप रात में रोटी खाओगे तो काउंटिंग भूल जाओगे, भाई 4 रोटी खाना है तो कभी 8 खाओगे या कभी 2 ही खाओगे, मतलब काउंटिंग ही खत्म हो गया, हमारे पास 4 और 8 का वैल्यू बराबर हो गया। तो इट मीन्स जब काउंटिंग नहीं होगा तो फिर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, मतलब जो भी प्रोग्रेस का चीज़ है वो संभव नहीं है। तो ऐसा संभावना है होने का। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 और 2 का, वो 1 होना चाहिए। तो ये प्योर रेशनल नंबर है, ये सब प्योर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा पढ़े भी थे, हम याद दिलाते हैं 10th क्लास में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड सम भी कभी कभी क्वेश्चन था ये कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये 10th क्लास का फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या आप ऐसे लिखेंगे, भाई √2 है तो √2/1, तो वो तो इरेशनल है ही, क्या बोलेंगे उसको, इरेशनल नंबर। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है वो कि भाई √2 तो रूट वाला नंबर इरेशनल ही होता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए दिया है और 4 नंबर दे रहा है एग्जाम में, तो आपको लिखना पड़ेगा ना प्रॉपर तरीके से। तो जहाँ भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप जानते हो कि ये होता ही है और उसको कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो आप उसको ना कंट्राडिक्शन से बनाओ। मतलब मान लो कि √2 एक रेशनल नंबर है और आगे बढ़ाओ, तो आप याद करो कि आप देखते थे कि आगे बढ़ाने के बाद हम ये दिखाते थे कि उसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है इसीलिए वो रेशनल नहीं है √2, और रेशनल नहीं है इसीलिए इरेशनल है। तो वहाँ पे बुक सब में जो प्रूफ रहता था 9th 10th क्लास में वो इसी तरह का रहता था। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 में क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर 2। 12 और 8 में कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर 4, जबकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्योर रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन में ये इंक्लूड करना है कि ये जो है ना प्योर क्यू का HCF 1 है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सेट ऑफ को प्राइम नंबर, है ना। आगे समझाएंगे को प्राइम नंबर क्या है, और अब हम परफेक्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं रेशनल का, ठीक है। समझिएगा ठीक से, हर चीज़ जो है काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप लोग समझना सही से और इसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, हाँ, where Q does not equal to 0, P/Q belongs to integer, हाँ, and एक नया बात है आपके लिए, PQ be the set of co-prime number, यानी ऐसे ब्रैकेट लिखते हैं, कोमा देके 1 लिखते हैं, को प्राइम नंबर मतलब जिसका HCF 1 होगा। इसको एक्सप्लेन कर देंगे आगे, ठीक है। इज कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अदरवाइज नंबर इज कॉल्ड irrational, otherwise number is called irrational number, ठीक है। तो इसको पहले हम समझा दे रहे हैं, ये जो नया चीज़ इसमें ऐड हुआ है, PQ = 1 मीन्स P and Q be the set of co-prime numbers,
प्राइम नंबर आप पढ़े थे, को प्राइम होता है वो सेट में होता है, दो या दो से अधिक नंबर जिसका कि HCF 1 होता है, ऐसे नंबर्स के सेट को हम लोग को प्राइम कहते हैं। प्राइम नंबर सिंगल सिंगल नंबर होता था नहीं, दैट इज यहाँ लिख दे रहे हैं, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। P और Q का HCF 1 होगा, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होंगे। आप ये दूसरा लैंग्वेज में इसको बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, तब वो प्योर रेशनल नंबर मेंटेन रखेगा। इसे एग्जांपल बताते हैं, को प्राइम क्या होता है, जैसे 2 5, इसका HCF 1 होगा। जरूरी नहीं कि सब प्राइम नंबर ही हो, इसके अंदर कंपोजिट भी हो सकता है, जैसे 4 और मान लो 9 है, दोनों ही कंपोजिट लेंगे, फिर भी HCF क्या होगा इसका 1। जैसे 3 और 10 है, HCF क्या होगा 1। ये सब को प्राइम नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसका कि HCF 1 होगा, ऐसे नंबर्स को प्राइम होते हैं, और ऐसे नंबर प्योर रेशनल नंबर को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको एक और चीज़ हम बता रहे हैं, HCF का हम चर्चा चूँकि कर दिए हैं, तो एक हम होमवर्क का चीज़ आप लोगों को देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास या उसकी आगे किसी क्लास हम डिस्कस करेंगे साइड में। जैसे LCM ऑफ, अगर हम पूछते हैं 4 और 6 तो बच्चे आराम से 12 बताते हैं, और ये सही भी है। लेकिन अगर हम -4 और 6 का LCM पूछते हैं तो बच्चे कभी -12 बताते हैं, कभी 12 बताते हैं। अगर आप प्रोसेस से निकालोगे दोनों निकलेगा, देखो निकाल के दिखा देते हैं। -4 और 6, 2 से 2 तो -2 और ये 3 मल्टीप्लाई करो, कितना देगा इस केस में -12। हाँ, और अगर आप ऐसा करो -4 और 6 में -2 से 2 तब 2 और ये -3, अब कितना दे रहा है +12। और ये हमारा कहना है गलत है, तो आप सही आंसर बताओगे, ठीक है। उसी प्रकार √2 और √3 का LCM बच्चे अक्सर √6 बोल देते हैं, और ये गलत है, ठीक है। उसी प्रकार 2 और √5 का LCM बच्चे 2√5 बोल देते हैं, ये भी गलत है। तो ऐसे नंबर्स का LCM का सही रिजल्ट क्या होगा ये आप खोजना, ये होमवर्क रहा, ठीक है। LCM का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और शायद हम भी इतना ही जानते हैं, लेकिन हम आपको इसमें इसका सही रिजल्ट निकाल के बताएंगे वही डेफिनेशन से। तो होमवर्क ये है कि आप जितना भी डेफिनेशन जो भी डेफिनेशन जानते हो LCM का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उस आधार पर इसका ये रिजल्ट गलत कैसे है ये आप अच्छा से खोजना, या किसी सीनियर से पूछ भी सकते हो, और आप इसको समझ के रखना, फिर हम डिस्कस कभी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो चूँकि HCF का बात किए थे इसलिए हम LCM भी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और एक 10th क्लास का क्वेश्चन हुआ करता था, आप लोग सब जानते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं इस मेथड से। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक क्वेश्चन है जो कि 10th क्लास में फेमस क्वेश्चन है, आता है। इसको हम कैसे इस डेफिनेशन से बनाएंगे अभी प्रूफ करेंगे, इसको समझाते हैं आगे के पेज में, ठीक है। आप लोग इसको पहले नोट कर लो, फिर हम इसका प्रूफ बताते हैं √2 इरेशनल कैसे है। और ये तो होमवर्क है आपका, ठीक है, ये अभी नहीं बताएंगे। LCM का जो रिजल्ट है आप निकाल के रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो बेटा हम लोग प्रूफ करते हैं जो क्वेश्चन था आपका। तो जैसा कि हम बताए थे √2 इरेशनल होता ही है, और कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो कंडीशन है रेशनल का वो सब मेंटेन रहेगा। सॉरी, इरेशनल तो प्रूफ करना है, तो हम √2 को रेशनल मान लेंगे, कंट्राडिक्शन में उल्टा चलते हैं, ठीक है। √2 इज अ रेशनल नंबर, ऐसा ही आप लोग बनाते होगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट भी कुछ करेंगे, ठीक है। √2 इक्वल टू क्या होगा P/Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड P एंड Q बी द सेट ऑफ को प्राइम नंबर। यही सबसे मेन चीज़ है, इसी को हम लोग डेफिनेशन से स्किप करके रखते थे, ठीक है। ये मेंटेन रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो गया √2 Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या देगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं पी और क्यू चूँकि इंटीजर था तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर, और किसी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर, है ना। और लेकिन ये कौन सा इंटीजर होगा, इवन इंटीजर नहीं, तो ये एक इवन नंबर है चूँकि 2 का मल्टीपल इंटीजर है नहीं। अब हम देखते हैं पी स्क्वायर चूँकि इवन है तो किसी इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी इवन होता है, जैसे कि 16 इवन नंबर, उसका स्क्वायर रूट कितना, 4, ऑल्सो इवन। 36 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कितना, 6, ऑल्सो इवन। और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी ऑड होता है, जैसे 25 ऑड नंबर, उसका स्क्वायर रूट कितना, 5, ऑल्सो ऑड। 9 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कितना, 3, ऑल्सो ऑड। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऑड होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर रूट यदि वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमेशा इवन होगा, ठीक है। तो अब चूंकि पी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो इवन नंबर है तो इसीलिए पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है, पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अब देखते हैं तो इवन नंबर को हम लोग क्या मानते हैं, 2n, जैसा कि हम पीछे पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में 2n मानते हैं। अब ये चीज़ पुट करो इसमें, इसीलिए 2n का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2q स्क्वायर इम्प्लाइज 4 इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, तब रिजल्ट क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया। अब चूंकि n इंटीजर्स था, जो इवन नंबर मानते हैं यहाँ भी क्या होता है, हम जानते हैं n इंटीजर होता है, n इंटीजर है बेटा तो n स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और 2 से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इवन नंबर देगा। अब q स्क्वायर चूंकि इवन नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका मतलब q इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अब आप बताओ p और q दोनों को इवन नंबर हम दिखा दिए हैं, ठीक है, तो क्या दो इवन नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होगा, अरे भाई कम से कम 2 तो लगेगा ही ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है, ठीक है। तो 2 अगर दोनों फैक्टर तो होता ही है इवन नंबर में, तो एचसीएफ कम से कम 2 होगा, ज़्यादा जो भी हो 2 होगा, तो फिर तो हमारा डेफिनेशन फेल हो जाएगा ना। तो यही फेल करने के लिए हम कंट्राडिक्शन लेके चले थे। पी और क्यू दोनों इवन होना मतलब कोप्राइम नंबर का सेट नहीं हो सकता है, हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नहीं हो सकता, दैट इज वो इरेशनल, मतलब रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर 2 ही तरह का होता है ना, रियल नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है। हम रैशनल को फेल कर दिए हैं तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ऐसे हम लिख दे रहे हैं हियर पी एंड क्यू बोथ, हियर पी एंड क्यू बोथ आर इवन, इसलिए बोथ आर इवन, ठीक है। इसलिए पी क्यू नोट इक्वल टू 1, मतलब नोट अ सेट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। अब पी क्यू अगर कोप्राइम नंबर का सेट नहीं हुआ तो डेफिनेशन फेल हो गया ना हमारा फिर रेशनल नंबर का। इसका मतलब है कि √2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो आवर सपोजिशन जो है रॉन्ग जो माने थे वो गलत हो गया ना फिर, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर, और यही प्रूफ करना था। हाँ, एक और हम नोट बीच में बता देते हैं, आगे काम पड़ेगा। एनी पावर ऑफ इवन नंबर है ना, इज ऑल्सो इवन, and any power of
an odd number is also odd। मतलब किसी इवन नंबर का कुछ भी पावर करेंगे तो हमेशा इवन देगा। जैसे देखो 2 की पावर 2 करो 4, 2 की पावर 3 करो 8, वो भी इवन। 2 की पावर 4 करो 16, वो भी इवन है। 2 की पावर 5 करो 32, वो भी इवन है। 2 की पावर 6 करो 64, वो भी इवन है। यानी 2 की पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। अब कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं। 3 की पावर 2 करो, कितना देगा 9 ऑड। 3 की पावर 3 ले लेते हैं 27 ऑल्सो ऑड। 3 की पावर 4 ले लेते हैं 81 ऑल्सो ऑड। 3 एक ऑड नंबर था तो उसका पावर कुछ भी करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा हमेशा ऑड नंबर होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इवन नंबर है 2 या कोई भी दूसरा इवन नंबर है, उसका पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, इवन नंबर देगा। इसका भी कभी कभी कैलकुलेशन में काम पड़ेगा, तो आप लोग जल्दी से नोट कंप्लीट करो। हम जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पर देखो IIT में कैसे क्वेश्चन पूछा है। IIT 98 में आया होगा कुछ, ठीक है। प्रूव दैट log 3 on the base 2 is an irrational number। हालांकि IIT में प्रूव दैट करके नहीं था, ऑप्शंस था, ऐसा दिया था द नंबर log 3 base 2 इज ऑप्शन रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, ये 4 ऑप्शन था। उसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जानना जरूरी है ना कैसे इरेशनल होगा, तो इसलिए क्वेश्चन का मोड चेंज कर दिए कि भाई ये जो है log 3 base 2 इरेशनल कैसे है, इसको आप प्रूफ करें। ठीक है, जो लोग लॉग जानते हो वो लोग तो आसानी से बना सकते हो, और नहीं जानते हो तो हम थोड़ा नोट में यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे आगे हम लॉगरिथम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरे 3 लेक्चर या 2 लेक्चर कम से कम लॉगरिथम से होगा। हाँ, यहाँ से NDA में 6 क्वेश्चन आता है लगभग। ठीक है, और भी एग्जाम में IIT सब में भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, स्टेट लेवल सब में भी। ठीक है, और चैप्टर में भी काफ़ी हेल्प करता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ा सा नोट में बता रहे हैं। ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, क्या होता है देखो। अगर y इक्वल टू log x ऑन द बेस a है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, log x ऑन द बेस a, है ना। ये जो नीचे वाला चीज़ है ना वो बेस होता है, और x जो है वो सामने सामने रहता है और a नीचे रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर x को कहते हैं इनपुट, है ना, a को कहते हैं बेस, और जो y है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ये इनपुट है, ये बेस है और ये वैल्यू है। तो पढ़ा कैसे जाएगा, log x ऑन द बेस a, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, log 3 ऑन द बेस 2। पहले इनपुट बोलना है, log 3, 2 को एकदम ये रखना है नीचे कोना पे। ठीक है, और 3 log 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 लिखा है उसके सामने सामने रहेगा, log 3 ऑन द बेस 2। वही सब चीज़ यहाँ पर है, और कुछ बेसिक बात बता रहे हैं। ठीक है, log x on the base a is defined if, ये log तभी डिफाइंड होगा जब जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a does not equal to 1। यानी log का जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, log का बेस वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए। यानी 0 से 1 के बीच फ्रैक्शन हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर y इक्वल टू log x ऑन द बेस a है तो यहाँ से x इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टू दी पावर y। ये log का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एक एग्जांपल भी समझाते हैं इस पर, देखो। जैसे log x ऑन द बेस 2 इक्वल टू मान लो 3 है, या पहले लैंग्वेज में इसको लिख दे रहे हैं, दैट इज इनपुट इज इक्वल टू बेस टू दी पावर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम 2 ही बात बता रहे हैं, बाकी तो हम आगे लॉग पढ़ेंगे तो बहुत सारा विस्वास्ट फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, सबको प्रूफ करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, इनइक्वालिटी देखेंगे, काफ़ी डिटेल में करेंगे काम। अभी बस ये समझना है, इनपुट तो x है, पता है, a बेस है, और y क्या है, वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, a के पावर y, ये जो इनपुट है ना उसका वैल्यू निकालेंगे और लॉग खत्म करेंगे। तो बेस के पावर ये वाला चीज़ वैल्यू वही लिखा हुआ है, इनपुट इज इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू।
तो कुछ एग्जाम्पल देखो। देखो बेटा, जैसे log x ऑन द बेस 2 इजकल टू 3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 टू दी पावर 3, कितना होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 8 हो गया x का, है ना। log x ऑन द बेस 3 इजकल टू मान लो 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 3 के पावर 0 क्या होता है 1। अगर log x माइनस 1 ऑन द बेस 2 इजकल टू 5 ऐसा है, तो आप क्या लिखोगे x माइनस 1 इजकल टू 2 टू दी पावर 5, कितना देगा ये 32। तो यहाँ से x रिमूव कर लो, 32 प्लस 1 33। इस प्रकार हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम बाद में जब लॉग स्टार्ट करेंगे तो ये समझाएंगे भी ये फार्मूला कैसे आता है। अभी आप लोग बस 2 फार्मूला याद रखना, एक तो आप लॉग के बारे में समझो, ये इनपुट है, ये बेस है और ये वैल्यू है, ठीक है, इतना ही बात समझना है। दूसरा चीज़ कि log x ऑन द बेस a, ये डिफाइंड तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और a एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, है ना। एक फ्रैक्शन मतलब एग्जांपल देते हैं, फ्रैक्शन में हो सकता है जैसे log x ऑन द बेस 1/2 इज इक्वल टू 4 है मान लो, ठीक है, यहाँ से x निकालना है, कोई बात नहीं, x इक्वल टू क्या होगा 1/2 की पावर 4, और तब x का वैल्यू क्या होगा 1/16, समझ रहे हैं। तो बेस फ्रैक्शन हो सकता है, एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 होगा तो हमेशा कांस्टेंट देगा। अब देखो एग्जैक्टली 1 होने में क्या प्रॉब्लम होगा, अगर हम log x ऑन द बेस 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू अगर हम 5 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा 1 के पावर 5, कितना 1। अगर हम यहाँ 6 ले लेंगे तब भी 1 के पावर 6 1 ही होगा। अगर हम यहाँ 10 ले लेंगे तब भी 1 के पावर 10 क्या होगा 1। तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना फिर, यानी यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तब भी x का वैल्यू नहीं बदल रहा है, फिक्स रह रहा है। इसीलिए बेस ना एग्जैक्टली 1 नहीं रह सकता है, समझ गए। बाकी नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, x और a नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली 1 a नहीं होना चाहिए। x 1 हो सकता है, x तो वेरिएबल है, या x का वैल्यू 1 हम ले भी सकते हैं फार्मूला में भी, ठीक है। अगर हम log 1 का वैल्यू लिखें ऑन द बेस कुछ भी रहेगा 3 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर log 3 ऑन द बेस 3 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 सब फार्मूला है, आगे हम सब बताएंगे, अभी ज़्यादा फार्मूला में नहीं जाना है, ठीक है। अभी बस समझना 2 चीज़ है, एक log क्या होता है, इसका इनपुट और बेस क्या होता है और कैसे डिफाइंड होता है, x पॉजिटिव a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1 होता है तभी log डिफाइन होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, y इक्वल टू log x ऑन द बेस a, ये तभी संभव है जब x इक्वल टू a टू दी पावर y। x मतलब इनपुट, a मतलब बेस, ये वैल्यू, यानी इनपुट इक्वल टू बेस की पावर वैल्यू। और बहुत सारा एग्जांपल करा दिए हैं इसका, तो आप लोग इसको समझ लो और वो क्वेश्चन हम अभी प्रूफ कर देते हैं अब, ठीक है, आसानी से, इतना से बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग प्रूफ करते हैं जो क्वेश्चन आपका था log 3 बेस 2 एक इरेशनल नंबर है कैसे, ठीक है। देखिए, लेट log 3 ऑन द बेस 2 इज अ रेशनल नंबर, हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो देखो log 3 बेस 2 को हम p अपॉन q लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारा क्राइटेरिया इसका मेंटेन रहेगा, q नॉट 0, p q बिलोंग्स टू इंटीजर और पी क्यू बी द सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये सब मेंटेन रहेगा। तो देखिए अब हम जो फार्मूला बताए थे लॉग का वो क्या था, इनपुट इजकल टू बेस की पावर वैल्यू, उसका यूज करते हैं। 3 इजकल टू क्या हो गया 2 टू दी पावर p अपॉन क्यू, ठीक है, p अपॉन क्यू। अब आप दोनों साइड q पावर कर दीजिए, 3 की पावर q इजकल टू 2 टू द पावर p अपॉन q तो है ही होल पावर q, ये q और ये q कैंसिल, तो रिजल्ट क्या होगा 3 की पावर q इजकल टू 2 की पावर p। अभी अभी हम एक पीछे नोट लिखे थे, है ना, जब हम रेशनल इरेशनल से पहले रेशनल इरेशनल का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे √2 इरेशनल नंबर, तो नीचे एक नोट लिखे थे कि ऑड नंबर का कोई भी पावर देगा तो हमेशा ऑड होता है और इवन का पावर कोई भी देगा तो हमेशा क्या होता है इवन होता है, बताए थे। देखिए यहाँ काम पड़ गया इसका। अब यहाँ p और q अननोन्स है, कोई ना कोई इंटीजर रहा होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 3 की पावर q है तो ये हमेशा ऑड नंबर मेंटेन रखेगा नहीं,
और ये हमेशा क्या मेंटेन रखेगा, इवन नंबर, नहीं बेटा, और ये ऑड नंबर मेंटेन रखेगा। तो क्या आप बताओ, आप ऑड नंबर और इवन नंबर कभी इक्वल हो सकता है दोनों? नहीं हो सकता। ये जो है कंट्राडिक्शन आ गया। यहाँ लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि log 3/2 जो हम रैशनल माने थे वो गलत निकला, इज एन इरेशनल नंबर। हालांकि जो लोग लॉग नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको जितना हम कॉन्सेप्ट बता दिए उसी से क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, बाद में तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, और यही प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। देखिए इससे रिलेटेड और हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करना। एक होमवर्क आज का था एलसीएम के बारे में सोचना, और दूसरा होमवर्क दे रहे हैं, एक तो सिमिलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये पूछा हुआ है वेस्ट बंगाल जेई में, होमवर्क तो है ही बट ये एग्जाम में पूछा है WBA में 2016 में, ठीक है। प्रूव दैट, चूँकि देखो जितना भी अदर एग्जामिनेशन होता है स्टेट लेवल सबका, वो IIT को ही कॉपी करता है। कोई क्वेश्चन IIT पूछ दिया तो उसी में डाटा चेंज करके क्वेश्चन सब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो लाएगा, ठीक है। प्रूव दैट log 7 on the base 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग प्रूफ करेंगे। हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं प्रूफ में, ये भी होमवर्क है, ठीक है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पूछा हुआ है, ठीक है, 2005 में क्वेश्चन है। प्रूव दैट, हालांकि जो लोग ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा वो जानते होंगे 10th क्लास में, वो लोग बना सकते हैं। प्रूव दैट tan 5 डिग्री इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लोग अभी फील किए कि भाई हम लोग जो 5-6 क्लास का डेफिनेशन था रेशनल का, वो वहाँ से हम एक तो डेफिनेशन को इम्प्रूव किए, उसका परफेक्ट डेफिनेशन बनाए, और उस पर देखो IIT, देखो वेस्ट बंगाल जेई, ISI सबका क्वेश्चन हम लोग लिंक कर दिए, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है ये आप लोग फील किए होंगे। तो बेटा आज से क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम रेशनल इरेशनल नंबर जो पढ़े हैं उसका एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताएंगे जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेकंड हम हेडलाइंस दे देते हैं, सेकंड डेफिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इस पर भी क्वेश्चंस देखेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट कंप्लीट करो और रिवाइज करना, और बार बार उसको रिवाइज करना। अगर मान लो भी खाली टाइम है तो आप 1 बार 2 बार भी देख सकते हो वीडियो को, फिर नोट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का चीज़ अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका आगे का मैथमेटिक्स होगा। क्योंकि जितना भी बेस्ट रैंक हमारे, हम 2nd रैंक भी दिए हैं, आप लोगों को पता है, जब विद्या मंदिर में पढ़ा रहे थे तो और भी जगह हम लोग पढ़ाए तो अच्छा रैंक बच्चे का आया है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का, है ना। बहुत सारे बच्चे का 100% मार्क्स आया है मैथ्स में, बोर्ड में तो हमेशा आता है, लेकिन जेई में भी आया है, ठीक है। 120 आउट ऑफ 120 आया था एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो मतलब जब हम 100% कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से पढ़ेंगे तभी तो हम 100% क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लोग सब कुछ को एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप सोच लो 6, 7, 5 सब का लिंक बना रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से पहुँचा रहे हैं ऊपर तक। तो सभी लोग अगर सीरियसली पढ़ोगे तो समझ में सब कुछ आएगा। हाँ बेटा, जब आप IIT या थोड़ा आगे लेवल तक पढ़ोगे तो थोड़ा टफ तो आएगा ही। अगर बहुत ईजी चीज़ पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा ना। हाँ टफ है, लेकिन हम अगर उसको 0 लेवल से वहाँ तक पहुँचे तो फिर वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक रिवाइज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड डेफिनेशन रेशनल रिलेशन को पढ़ाएंगे, और फिर एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा इंटरवल्स। हम सिलेबस लिख ही दिए थे बेसिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।